हेलो बच्चों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका बायो टीचर विजय सर। तो आज प्यारे बच्चों अपन एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इससे पहले अपन एक टॉपिक डिस्कस किया था, इसका नाम था आर एनवायरनमेंट। तो बेसिकली उस टॉपिक के अंदर अपन ने कई सारी चीज़ें डिस्कस करी थी और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस टॉपिक से कोरिलेट करने वाली हैं। तो अब प्यारे बच्चों, जो टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसके अंदर अपन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे और कैसे उनको मैनेज करना है कि वो वेस्ट ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे। आज अपन इस चैप्टर में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो अब देख सकते हो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेसिकली बच्चों? वो चीज़ें जो अपन को नेचर से मिलती हैं और जिनको अपन यूज़ करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, उसको बोलते हैं अपन नेचुरल रिसोर्सेज। तो जैसा कि अपन देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे आप देखिए बर्ड भी है, ट्रीज भी हैं, ठीक है। यहाँ पे बर्ड्स है, फिर इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर है, वाटर है। तो ऊपर भी ह्यूमन हैंड है, नीचे भी ह्यूमन हैंड है। तो जो इमेज है बहुत सोच समझ के ली गई है प्यारे बच्चों। इमेज क्या बताती है? ये इमेज बता रही है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनको संभालना आपके हाथ में है, इनकी तकदीर आपके हाथ में। आप चाहो तो उसको अच्छे से मैनेज करो, चाहो तो उनको वेस्ट कर दो। तो इस चैप्टर के अंदर अपन ये डिस्कस करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज किया जाए कि वो अपने साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। तो एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी चीज एनवायरनमेंट में जिसको आप यूज कर सकते हो उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसके अंदर प्लांट भी आ सकते हैं और एनिमल्स भी आ सकते हैं। समझिए कैसे? तो एनिमल्स की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, काव हो गई, बफेलो हो गई, ये सब क्या होते हैं बच्चों? एनिमल्स हैं, कैटल हैं। अब इनसे अपन मिल्क लेते हैं, ठीक है। इनको अपन खेतों में भी यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन एनिमल्स को अपन यूज़ कर रहे हैं अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो ये क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। वही मैं ट्रीज की बात करूँ, ट्री से अपन को फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, हर्ब्स, मेडिसिन, लकड़ी मिलती है, गम्स, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ट्रीज भी नेचर से अपन को मिले और इनको अपन यूज़ कर रहे हैं अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसको बोलते हैं अपन नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी चीज़ें नेचर से मिलती हैं जिसको अपन यूज़ करते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए, अब अपन को डिस्कस करना है कि मैनेजमेंट क्या होता है भाई, कैसे मैनेज करें। बस सिंपल सरल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूंगा। जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं आपको उनको ऑप्टिमली यूज करना है। यू हैव टू यूज इट ऑप्टिमली। अब समझा तो इसका मतलब क्या होता है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमल यूज का मतलब वो होता है कि जितनी नीड हो उतना यूज करो, वेस्टेज मत करो, पॉल्यूट मत करो। इससे क्या होगा? वो जो रिसोर्स है उसको अपन भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सकती है। इसको बोलते हैं ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। वेस्टेज नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए और जितनी नीड हो उतना उसको यूज करो। इसको बोलते हैं अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इस तरीके से उसको यूज करना है डेवलपमेंट को कि अपनी नीड के साथ साथ, करंट नीड के साथ साथ जो फ्यूचर नीड्स है उसको भी वो फुलफिल कर दे, वो रिसोर्स फुलफिल कर दे। उसको बोले सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब होता है होल्ड करके रखना, मेंटेन करके रखना। सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट इन सच अ वे दैट दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, वो जो रिसोर्स है वो अपनी नीड भी फुलफिल कर पाए और फ्यूचर जनरेशन की भी फुलफिल कर पाए। इस तरह से मैनेजमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या क्या आता है भाई? चीज़ों को ओवर यूज़ मत करो, जितनी नीड उतनी यूज़ करो, उसकी सेविंग करो उस रिसोर्स की, उसको पॉल्यूट ना होने दो, उसको खराब ना होने दो, ताकि अपन भी यूज़ कर पाएँ और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बच जाए। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट या व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, काइंडली एक्सप्लेन। तो आपको समझाना पड़ेगा भाई किस तरीके से हम रिसोर्स को यूज़ करते हैं कि वो करंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के भी काम में आ जाए। अब नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। भाई कई लोगों के दिमाग में आता होगा यार इतने सारे रिसोर्सेज है फिर क्यों अपन उसको मैनेज करें? भाई भगवान ने दिया है, यूज करने के लिए तो दिया है। इस धरती माता ने, इस मदर अर्थ ने अपन को रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए हैं। तो अब तो ये माता है, माता का तो आशीर्वाद अपने ऊपर है, तो अपन क्यों इसको इतना सोच समझ के यूज करें? तो बच्चों इसको सोच समझ के ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। देखिए जो मदर अर्थ है उसके लिए अपन ही नहीं, अदर जो एनिमल्स है वो भी उसके सन और डॉटर है। अगर आपको लगता है भाई मदर अर्थ सिर्फ ह्यूमंस की ही मदर है तो ऐसा आप गलत सोचते हैं। चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई प्लांट हो, कुछ भी हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो,
वो मदर अर्थ सभी के लिए अर्थ है। तो ये अपना दायित्व बनता है, अपनी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो प्यारे बच्चों, उसको इस तरीके से यूज़ करना है कि वो अपने साथ साथ अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल रहे। यहाँ पे बेसिकली किताबों में, टेक्स्ट बुक में सिर्फ ह्यूमंस की बात होती है कि करंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रह जाए, लेकिन बच्चों इसी गहराई में आप उतरोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ह्यूमंस के साथ साथ जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी तो इनको यूज़ करते हैं। पानी के ह्यूमन यूज़ करेंगे क्या उसमें रहने वाली मछलियाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या उनके लिए नहीं? उनके लिए भी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि अपने साथ साथ जो और अदर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी वो चीज़ सर्वाइवल के तौर पे फिट रहे। सबसे पहली बात, प्रॉपर मैनेजमेंट से क्या होता है कि उसको आप जुडिशली यूज़ करते हो। जुडिशली का मतलब होता है कि उसको तमीज़ से यूज़ करते हो। तमीज़ मतलब जिस तरीके से यूज़ करना है उसी तरीके से यूज़ करते हो, जितना यूज़ करना है उसी तरीके से यूज़ करते हो, उसको बोलते हैं जुडिशियल यूज़ करना। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपको पता है। तो अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जैसे सनलाइट हो गई, ठीक है, वाटर हो गई, चीज़ें बहुत ह्यूज क्वांटिटी में अनलिमिटेड है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, नो वरीज अबाउट इट। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम हो गए, ये चीज़ें लिमिटेड है, मिनरल्स, ये चीज़ें लिमिटेड हैं। तो इनका यूज़ जो अपन को करना है बहुत ही जुडिशियसली आपको करना है। जुडिशियसली यानी सोच समझ के, तमीज़ से उस चीज़ को यूज़ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगल में रहने वाले जो भी जीव जंतु होते हैं इसलिए बोलते हैं वाइल्ड यानी जंगल, जंगली, लाइफ यानी आपको पता ही है, लाइफ यानी जिंदगी। तो जंगली जिंदगी यानी जंगल में जो जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको वाइल्ड लाइफ में लेते हैं अपन। देखिए इसमें आपके कैट, डक, पिग, काउ, हॉर्स, डोंकी, डॉग, ठीक है, हैन एटसेट्रा। सो फॉरेस्ट क्या होता है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, वैसे बच्चों को पता है बट ठीक है, टेक्स्ट बुक में है, सिलेबस में है तो बतानी पड़ेंगी मेरे। चलो चिंटू से पूछे, चिंटू बेटा व्हाट इज फॉरेस्ट? तो चिंटू ने मेरे कान में आके बताया, सर सर फॉरेस्ट इज अ एरिया ऑफ लैंड इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर प्रेजेंट। यानी सरल भाषा के अंदर वो एरिया ऑफ लैंड होता है प्यारे बच्चों फॉरेस्ट, जिसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं और वहां पे आपको भांति भांति प्रकार के जानवर भी दिखाई पड़ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट। तो सिंपल डेफिनेशन इज इट्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इन विच वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट, या फिर फ्लोरा एंड फाउना भी आप बोल सकते हो। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे, फाउना का मतलब होता है एनिमल। लर्न करने की टेक्निक में आपको बताऊंगा। A large area of land on which trees and other plants grow naturally is called forest. Wild animals भी आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट, फाउना का मतलब होता है एनिमल। देखिए अब कई बार क्या होता है फ्लोरा फाउना में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जब छोटा था मैं भी कंफ्यूज हो जाया करता था। तो मैंने इसकी क्या टेक्निक निकाली, आप याद करो, जब अपन मम्मी के साथ जब छोटे थे, अभी तो आप छोटे हो, जब मैं छोटा था मैं मम्मी के साथ चादर खरीदने रामपुरा जाया करता था। कोटा में एक जगह है, एक होलसेल मार्केट, इसको रामपुरा बोलते हैं। तो रामपुरा के पास में ही एक एरिया जिसको बोलते हैं न्यू क्लॉथ मार्केट। तो वहां पर जब मैं अपनी मम्मी के साथ जाया करता था तो मम्मी बोलती थी, भैया फ्लोरल पैटर्न वाली चादरें दिखाओ जिसके अंदर फ्लोरल पैटर्न हो। फ्लोरल यानी फ्लावर से वर्ड आए, फ्लोरल यानी पेड़ पौधे। तो ऐसे आप उसको वो कर सकते हो कि विजय विजय सर जो थे, विजय सर, वो अपनी मम्मी के साथ जाते थे चादर खरीदने न्यू क्लॉथ मार्केट के अंदर। तो वहाँ पे फ्लोरल पैटर्न की वो चादरें खरीद के लाते थे। फ्लोरल का मतलब होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर पेड़ पौधे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अगर आपको फ्लोरा पता पड़ गया, फ्लोरा यानी पेड़ पौधे, फ्लोरा वर्ड आए फ्लोरल से यानी फ्लावर से यानी पेड़ पौधे, फाउन अपने आप आपको याद हो जाएगा, एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्टेक होल्डर। ये आपका होने वाला विराट कोहली टॉपिक है प्यारे बच्चों। इसके ऊपर चाहे तो आप कैडबरी डेयरी मिल्क का 5 स्टार लगा सकते हैं। कैडबरी की एक टॉफी आती, चॉकलेट आती 5 स्टार, जो कि चॉकलेट के नाम पे मजाक है, कहते हैं चॉकलेट है लेकिन चॉकलेट नहीं होती है, उसमें बहुत कम क्वांटिटी में कोकोआ होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही टेस्टी अपन को लगती है, बहुत प्यारी लगती है। ऐसी एक और भी आती है बच्चों बारवन, मतलब डेयरी मिल्क कैडबरी की जो ये 5 स्टार आती है और एक बारवन आते हैं, दोनों बहुत जबरदस्त चॉकलेट्स हैं। मुझे तो इससे बारवन ज़्यादा बेटर लगती है। अगर आपने नहीं खाई हो तो आप जरूर खाना। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, कई लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ऐसे थोड़ी सी मतलब ऐसे वो होती है, सॉफ्ट होती है काफ़ी, लेकिन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, अगर आप 5 स्टार कभी लेते हो तो एक बार बारवन भी ट्राई करना, 5 स्टार से आपको अच्छी ही लगेगी, 20 ही लगेगी, ठीक है। बाकी सबकी पर्सनल चॉइसेस होती है, टेस्ट होते हैं, उसके बारे में अपन ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। तो स्टेक होल्डर को बच्चों 5 स्टार टॉपिक लगा दो, विराट कोहली टॉपिक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्टेक होल्डर कौन होते हैं?
भाई जिसको भी कुछ लेना देना होता है किसी भी चीज से, उसको उस चीज का स्टेक होल्डर बोला जाता है। जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा उद्देश्य है, मेरा दायित्व है कि मेरे प्यारे बच्चों को जो भी चीजें मैं समझा रहा हूं वो समझ में आनी चाहिए। तो इस पढ़ाई से, इस माध्यम से मेरा कुछ लेना देना है। ये जो मैं आपको वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, इस मोशन जो ये मोशन संस्थान है, इससे मेरा कुछ लेना देना है, तो मैं स्टेक होल्डर हो गया। यानी जिस भी पर्सन को किसी पर्टिकुलर चीज से कुछ लेना देना होता है, उसकी कुछ भागीदारी होती है, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर। तो अब देखिए अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ पर्सन विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न, भैया तो कोई इंटरेस्ट है या फिर कुछ कंसर्न है, कुछ लेना देना है उससे यार, उसको बोलते हैं अपन स्टेक होल्डर। अब जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर भी 4 महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर पाए जाते हैं बच्चों। फॉरेस्ट यानी जंगल, वो एरिया ऑफ लैंड होता है जहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं, तो वहां पे स्टेक होल्डर होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? द पीपल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट और द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। अब समझिए पीपुल वो लोग होते हैं, वो बंदे होते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं या फिर फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, और जिनकी जो डे टू डे लाइफ है वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स पे या फिर फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? भाई जो फ्रूट्स हैं वो वहाँ से तोड़ के ले आते हैं, वेजिटेबल चाहिए फॉरेस्ट से ले आते हैं, भाई जलाने के लिए लकड़ी है वो फॉरेस्ट से ले आते हैं, उनके जो जानवर है डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको ग्रेजिंग यानी चराने के लिए फॉरेस्ट में ले जाते हैं या फिर फॉरेस्ट से घासें ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं का कुछ लेना देना होता है, और ये फॉरेस्ट के आसपास खाली जगह पे ही अपना घर बना के रहते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये इनमें सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ ये अपने दायित्व के साथ फॉरेस्ट का ध्यान भी रखते हैं। आमतौर पे देखना जिस तरीके से यूज करते हैं उस तरीके से इसका ध्यान भी ये रखते हैं। देखो हर तरह के लोग होते हैं, पर मेजरली जो लोग होते हैं वो जरूर ध्यान रखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो भी वो यूज करे रिसोर्सेज को उनको तरीके से ही वो यूज करते हैं और ध्यान भी रखते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो यही पीपल होती है, क्योंकि फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, फॉरेस्ट पे भी निर्भर यही लोग होते हैं और कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट का ध्यान भी रखते हैं। दूसरा गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पर्टिकुलर ब्रांच होती है। ये क्या करते हैं? फॉरेस्ट पे इस चीज का कंट्रोल होता है। कैसे? भाई कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को यूज करेगा कौन नहीं करेगा, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या क्या डेवलपमेंट होंगे, कौन सा रोड बनेगा नहीं बनेगा, कौन सा जानवर आएगा नहीं आएगा, कौन पेड़ काट सकता है कौन नहीं, ये सारी जो कंट्रोल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसी के अंडर पे यहाँ पर होता है। तो यानी करता धरता कौन हो गया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट, ये जो है बच्चों, ये नाम तो बहुत अच्छा लग रहा है यार इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन गड़बड़ भी इसी जगह पे हो जाती है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं इनका पूरा पूरा जो अहम मुद्दा होता है वो होता है भाई कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जाए। अब धन कमाने के चक्कर में ये क्या करते हैं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बेसिकली साठगांठ करते हैं। मतलब साठगांठ का मतलब गलत मत समझना, ठीक है? ऑफिशियली ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि भाई इस एरिया में से हम लोग पेड़ काट सकते हैं या फिर इस पर्टिकुलर एरिया में से हम ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, इसका बाकायदा पैसा भी देते हैं, पूरा लीगल काम चलता है। लेकिन ये लोग अपना जो मोरल है उसको फुलफिल नहीं करते। बेसिकली ये क्या करते हैं? पेड़ों को काटा उसके बाद नए पेड़ नहीं लगाते, एज इट इज जाने दो, कोई बात नहीं, डिफॉरेस्टेशन हो गया होने दो। इनका काम क्या था? लकड़ी कलेक्ट करना, वो उन्होंने कर ली, बाकी भाड़ में जाए। भले ही वहाँ पे रहने वाले लोग परेशान हो, भले ही वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो जाए, सॉल्व, इनको कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। आमतौर पर ऐसा ही होता है, ठीक है? तो इंडस्ट्रीज का मेन मोटिव होता है पैसा बनाना, जहाँ से पैसा मिल रहा है वहाँ से पैसा बनाएंगे, बाकी जनता जाए भाड़ में। आमतौर पे ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं जो एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, तो वो लोग जिन्होंने पेड़ काटे वहाँ पे नए पेड़ भी लगाते हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद आगे था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों यूज करते हैं मैं आपको बता दूं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं लकड़ी के लिए, ठीक है, वहां से रबड़ के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट के हर्ब्स के लिए, कई सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, उसके लिए प्रॉपर पेमेंट भी करते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, देखिए इन लोगों का वैसे तो कुछ बेनिफिट नहीं होता फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट इनको नहीं मिलता, नहीं कुछ पैसे का लेन देन होता है, बट ये लोग क्या करते हैं? ये चाहते हैं कि यार वाइल्ड लाइफ बची रहे, तो जानवर हैं वो बचे रहें। अब जानवर कब बचे रहेंगे? जब उनका घर बचा रहेगा, और घर क्या होता है? जंगल ही तो जानवरों का घर होता है। तो ये लोग पर्यावरण प्रेमी होते हैं और ये चाहते हैं कि पर्यावरण जैसा है वो वैसा ही रहे और डेवलप हो। तो ये अपनी पैनी नज़र रखते हैं यार कहीं कोई लीगल काम तो नहीं हो रहा है, क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इसलिए ये लोगों का भी कुछ लेना देना होता है फॉरेस्ट के साथ इनडायरेक्ट वे के अंदर, इसलिए इन्हें भी स्टेक होल्डर की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया।
तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आमतौर पर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। 4 स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं जिनका कोई ना कोई कंसर्न या इंटरेस्ट होता है फॉरेस्ट के अंदर। कौन से होते हैं? द पीपल, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एनवायरमेंट एक्टिविस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सिल्वीकल्चर को। बेसिकली सिल्वीकल्चर एक ऐसा प्रोग्राम था जिसको स्टार्ट किया गया था कटे हुए पेड़ों को वापस से उगाने के लिए। मतलब जो पेड़ कट गए थे, जो जंगल साफ हो गए थे, तो उसको वापस से ग्रो कराने के लिए, उन पेड़ों को वापस से रिप्लेनिश करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका सिल्वीकल्चर नाम दिया गया। और इस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट हुए। देखिए पहला बेनिफिट है एफॉरेस्टेशन। और आपको पता है पेड़ अपने आप जब लगते जाते हैं तो हरियाली होती है, तो अपने आप बहुत सारे बेनिफिट्स तो वैसे ही देखने को मिल जाते हैं। भाई पर्यावरण क्लियर हो जाएगा, टूरिस्ट वहाँ पे आने लगेंगे, सॉइल इरोजन रुक जाएगा, इन्वायरमेंट जो है वो कंट्रोल में आएगा, ठीक है, बारिश होने लगेगी, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स, एनिमल्स वहाँ पर आने लगेंगे, वाइल्ड लाइफ डेवलप होगी, फूड चेन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, फूड वेब कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे। तो अनगिनत बेनिफिट होते हैं पेड़ों को लगाने के। प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं जो अपने टेक्स्ट बुक में है। बेसिकली इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। देखिए तो प्रोफेशनल हो गया, मतलब जब सिल्वीकल्चर करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है। एरिया अंडर द फॉरेस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है जो जंगल होते हैं, बेसिकली जो पेड़ होते हैं वही अपने लंग्स होते हैं। इट मेंटेन द परफेक्ट वाटर साइकिल, डिस्कस कर लिया अपन ने, ठीक है। सोइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं और फ्लड को भी प्रिवेंट ये करते हैं। तो देखिए दोनों बेनिफिट दे दिए, कमर्शियल भी दे दिए और एनवायरमेंट वाइज भी इन्होंने बेनिफिट यहाँ पर अपन को बता दिए। तो ये बेनिफिट मिलता है बच्चों सिल्वीकल्चर करने से। सिल्वीकल्चर बेसिकली एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है जिसको एक नाम दे दिया गया सिल्वीकल्चर। चलिए सिल्वी के गोल्डी कल्चर बोलना चाहिए था, ये फॉरेस्ट तो आजकल गोल्ड ही हो गया, सोने के भाव हो गया फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं तो जिंदगी नहीं। तो सिल्वीकल्चर तो मतलब गोल्डी कल्चर बोलूंगा इसको, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब द केस ऑफ खेजरी ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक है, इसको आप 5 स्टार लगा दीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैडबरी 5 स्टार टॉपिक है ये। अब देखिए राजस्थान में एक बिश्नोई कम्युनिटी पाई जाती है, मेरा एक दोस्त भी है बिश्नोई। तो सलमान खान को जो परेशान करने वाले थे, जो उन काले हिरन को इंसाफ दिलाने वाले थे, वो ये बिश्नोई कम्युनिटी ही थी। जो भी सलमान के फैन है यहाँ पर, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, उनको मैं बता दूं कि जो बिश्नोई कम्युनिटी, इन्होंने सलमान खान का बिल्कुल ईंट से ईंट डंका बजा दिया था सलमान खान का। क्योंकि आपको याद हो, मेरे ख्याल से आपके बात नहीं, मेरे टाइम की बात है, जब मैं छोटा हुआ करता था, सलमान खान, सैफ अली खान और कुछ हीरोइंस थी, उन्होंने क्या काले हिरन का शिकार किया था, और जो कि बहुत ही प्रोटेक्टेड एनिमल के अंडर आता था, ठीक है बच्चों। तो इन्हीं बिश्नोई कम्युनिटी ने उस सलमान खान का डंका बचा दिया, ईंट से ईंट बचा दी, और आज तक भी वो अदालत के चक्कर काटता है, जेल के चक्कर काटता है। तो ऐसे ही आप कुछ भी करके बच नहीं सकते। तो इससे ये बात तो साफ हो गई यार कि जो बिश्नोई कम्युनिटी है ना, वो इस अर्थ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कुछ सोचती है, और सोच जो है वो पॉजिटिव ही रखती है। तो बच्चों जो बिश्नोई कम्युनिटी और राजस्थान के अंदर, मैं आपको बता दूं बेसिकली ये जो आपके फॉरेस्ट के अंदर राजस्थान में, देखिए मैं आपको बताऊं बेसिकली एक विलेज है, इसको बोलते हैं खेजराली विलेज। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है, हाँ लिखा हुआ है ना, खेजराली विलेज। ये जोधपुर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली राजस्थान में जोधपुर, आपको पता है जोधपुर में खेजराली विलेज है, ये बहुत कम बच्चों को पता है। तो खेजराली विलेज के अंदर एक ट्री पाया जाता है, उसको बोलते हैं खेजरी ट्री, या खेजड़ी भी आप बोल सकते हो। तो ये इनके लिए बहुत धार्मिक महत्वपूर्णता रखता है ये पेड़। जैसे अपन लोग पूजा करते हैं तुलसा जी की, या तुलसी जी आप बोलते हो, ठीक है, या जिस भी पेड़ की पूजा करते हो, आमतौर पर तुलसा जी की पूजा की जाती है। तो वहाँ जितनी अपन लोग तुलसा जी की रेस्पेक्ट करते हैं, उतनी रेस्पेक्ट ये लोग खेजड़ी ट्री की भी करते हैं। कौन? बिश्नोई कम्युनिटी के लोग, जो राजस्थान में खेजारी विलेज में पाए जाते हैं। तो बहुत साल पहले की बात है कि एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसको पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी। तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करा, वो आया और खेजड़ी पेड़ों को काटने लगा। तो जो लोग थे उन सबने मिलकर उन कॉन्ट्रैक्टर को रिपेल करा, उनको लोग मना कर दिया कि भाई हम तुम्हें पेड़ नहीं काटने देंगे, दम है तो काट के दिखा दो, पेड़ तो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, नहीं तो लाशें बिछ जाएंगी। तो ये बातें इन्होंने बोल दी। तो कॉन्ट्रैक्टर घबरा गया, उसने इंतजार किया, यार क्यों ना यहाँ के लोगों को काम पे जाने दो। तो एक टाइम ऐसा जब जितने भी मर्द थे, जो लोग थे, वो काम पे निकल गए और बहुत कम बच्चे या फिर लेडीज बची। तो तब वो काटने आ गए पेड़ों को, यार हम पेड़ों को काटेंगे। लेकिन तब एक बहुत ही बहादुर लेडी थी जिसका नाम था अमिता देवी बिश्नोई, उसने 363% के साथ मिलके अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, खेजड़ी ट्री को प्रोटेक्ट करने वाला, जान लगा दी अपनी, बोला हम मर जाएंगे लेकिन इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे।
तो इस तरीके से वो जो बहादुर लेडी थी, इसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई, उन्होंने खेजी ट्री को बचाया अपने 363 लोगों के साथ मिलके, जिसमें बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें सब शामिल थी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, जो खेजी ट्री था इसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी। और अब इसीलिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेस्पेक्ट के तौर पे अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड भी घोषित कर दिया। किसकी मेमोरी में? अमृता देवी बिश्नोई की मेमोरी में, ताकि जो लोग भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, पेड़ों के ध्यान रख रहे हैं, वाइल्ड लाइफ का ध्यान रख रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं। एम्पावर का मतलब ये है कि उन्हें बढ़ा रहे हैं, हैबिटेट को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड से नवाजा जाता है। और किसकी मेमोरी में? इन द प्राउड मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, हु अलॉन्ग विथ 363 अदर पीपुल प्रोटेक्ट द खेजड़ी ट्री फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्टर। हाँ तो प्यारे बच्चों, यही वो खेजड़ी ट्री है जिसके लिए खेजड़ी ट्री का पूरा केस अपने डिस्कस किया था। देखिए इनमें देखो, इन्होंने जो विलेजर्स हैं, बिश्नोई कम्युनिटी के जो विलेजर्स हैं, लोग हैं, उन्होंने देखिए इसमें ऐसा परिंदा भी टाका हुआ है जिसके अंदर मतलब चिड़िया वगैरह जो है वो पानी पी सकती है। तो देखिए कितना ध्यान रखा जाता है इसके। देखो चारों तरफ चबूतरा भी बना रखा है। आप देखिए इस पेड़ की इतनी वैल्यू है कि इसके चारों तरफ इन्होंने चबूतरा भी बना रखा है, ताकि लोग यहाँ पर बैठें आराम से और गपशप करें, बातें करें, आराम करें, विश्राम करें। यहाँ पे खाना भी खा सकते हो आप लोग बिछा के, चटाई वगैरह। तो इस चीज़ की इतनी चीज़ नहीं, इस पेड़ की इतनी वैल्यू है वहाँ पे, इतनी डिवोशनल वैल्यू है कि इसके पीछे पूरे के पूरे अमृता देवी बिश्नोई ने अपने 363 रिलेटिव्स और लोगों के साथ मिलकर उन पेड़ों की रक्षा करी। तो देखिए यही वो लोग थे बिश्नोई कम्युनिटी जिसने सलमान खान का डंका से डंका बजा दिया था, और ईंट से ईंट भी बजा दी थी। आज तक वो जो है अदालत के चक्कर काट रहा है प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अपन डिस्कस करेंगे अपन चिपकू आंदोलन। तो इसमें बच्चों कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखने लायक है, जिनको आपको अच्छे से समझना है। जो चिपकू आंदोलन स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था रेनी विलेज के अंदर, जो कि गढ़वाल के अंदर है बच्चों। हिमालय के अंदर एक रिमोट एरिया है विलेजर रेनी, गढ़वाल के अंदर, वहां पर चिपकू आंदोलन जो बेसिकली स्टार्ट हुआ था। तो चिपकू आंदोलन अगर पूछा जाए कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो बच्चे बोलना हिमालय के अंदर जो गढ़वाल है वहां पर एक रिमोट विलेज है जिसका नाम है रेनी, तो वहां से चिपकू आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब बेसिकली हुआ क्या था प्यारे बच्चों, ये भी कुछ आपका जो अमृता देवी बिश्नोई वाला जो खेजड़ी ट्री का जो केस था उसी से ये मिलता जुलता। उसमें हुआ क्या था प्यारे बच्चों, असल में बेसिकली तो जो लोग थे, जो जेंट्स लोग थे, इसमें भी वही बात है, जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको अलाउ कर रखा था पेड़ों को काटने के लिए। तो जब कॉन्ट्रैक्टर पेड़ों को काटने आता था तो गांव के जो लोग थे उसे डांट डपट के लड़ भिड़ के भगा दिया करते थे उसको और उसके वर्कर्स को। लेकिन एक दिन जब जो मैन लोग थे वो जब बाहर गए हुए थे काम से, तो ये कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्कर के साथ आया और पेड़ को काटने लगा। तो इतने में कुछ लोग थे जो लेडीज वगैरह थी, ठीक है, उन्होंने क्या करा, लेडीज उनके बच्चे वगैरह बेसिकली बूढ़े लोगों ने क्या करा, पेड़ों को ऐसे गले लगा लिए। देखिए आप इसमें सारी आपको, और देखिए पोशाक भी जो, ये भी एक विलेज टाइप की पोशाक है और काफी पुराना फोटो है, ये हिमालय के अंदर है, गढ़वाल रेनी के अंदर। तो देखिए आप बेसिकली कैसे उन्होंने अपने आप को क्लैश पकड़ लिया, चिपकू आंदोलन, पेड़ों को चिपक जाना। तो लोग पेड़ों को ऐसे चिपक गई ताकि उन्होंने बोला कि भाई हमें काट दो लेकिन हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे। तो ऐसे चिपकू आंदोलन की बच्चों शुरुआत हुई थी। हालांकि मैंने पढ़ा कि कई लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो गई थी, क्योंकि काफी घमासान भी हुआ था। देखिए इस चीज को लेके, जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे बच्चों आपको पता अनबन तो होती ही होती है। तो यहाँ पे भी कई लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो गई इस चक्कर में, बट फाइनली वो सक्सेसफुल हो गए पेड़ों को बचाने के लिए। अब हाँ ठीक है, वही बात अभी बता जा रहा है, एंड फॉरेस्ट ट्रीज वर सेव। तो बेसिकली बच्चों इसका नाम है चिपकू आंदोलन, या इसको हग द ट्री मूवमेंट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज हग द ट्री मूवमेंट। अब बच्चों ये जो पेड़ हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज को मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों। देखिए अगर मैं उन लोगों की बात करूं तो अपने स्टेक होल्डर्स डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। स्टेक होल्डर में जो पहले स्टेक होल्डर क्या होते हैं, स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जिनका कुछ ना कुछ लेना देना होता है, कुछ इंटरेस्ट होता है, कुछ कंसर्न होता है फॉरेस्ट के अंदर या फिर ट्रीज के अंदर। तो बेसिकली जो पीपल हुआ करते थे, इसमें अगर आपको याद हो अपने डिस्कस किया था पीपल के बारे में। स्टेक होल्डर में सबसे पहले पीपल थे। पीपल वो लोग हैं जो इस फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं और जिनकी जो लाइफ होती है फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये लोग इन फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। तो फॉरेस्ट से जो भी इनको चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे लकड़ियाँ हो जलाने के लिए, कुछ भी हो, चाहे एनिमल हो हंटिंग के लिए, उनके जो डोमेस्टिक एनिमल है उनको चरने के लिए घास हो, तो ये सब क्या करते हैं फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं और इसके बदले में फॉरेस्ट का ध्यान भी रखते हैं। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये लोग करते हैं। अब इनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, फॉरेस्ट का क्यों ध्यान रखते हैं? तो सबसे पहला इनके जो इमोशंस होते हैं वो इनसे जुड़े हुए होते हैं।
क्योंकि इनके रिलीजियस पर्पस होते हैं। पहला तो क्या हो गया, रिलीजियस पर्पसेस, रिलीजियस पर्पसेस, क्योंकि ये इनसे धार्मिक तौर पे जुड़े हुए होते हैं। जैसे अपन लोग जो अब तुलसा जी होती हैं या तुलसी का जो पेड़ होता है उसके अपन लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उसको प्रेम से इज्जत से रखते हैं, रेस्पेक्ट से रखते हैं। सेम ये इनके लिए कैरी होती है भाई, जो खेजी ट्री हो गया या फिर जो भी ट्री हो गया, इनके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो धर्म में इनका महत्व बहुत माना जाता है, इनकी पूजा की जाती है, इनको भगवान से जोड़ा जाता है। इसलिए पहली बात तो रिलीजियस पर्पस है, इसलिए इसका ध्यान रखते हैं। दूसरी बात, इन पर डिपेंडेंट होते हैं, दे आर डिपेंडेंट on trees directly and indirectly, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं बच्चों ट्रीज के ऊपर, या तो डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे के। डायरेक्ट कैसे डिपेंडेंट होंगे भाई, फॉरेस्ट से डायरेक्ट जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो डायरेक्ट डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। इनडायरेक्टली कैसे भाई, जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है, पेड़ क्या करते हैं बच्चों, एयर को क्लीन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, क्लाइमेट जो है बच्चों वो कंट्रोल में रहता है, ठीक है। बारिश टाइमली हो जाती है, गर्मी कम बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में रहती है, फ्लड हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, ये सब कंट्रोल में रहता है। किसकी वजह से, पेड़ों की वजह से। तो ये सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है वो पर्सन को मिलते हैं, उन पीपल को मिलते हैं। भाई पेड़ होंगे तो बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट होगा, जितने एनिमल्स होंगे उनको उतना बेनिफिट मिलेगा उन एनिमल्स के प्रोडक्ट यूज करने में। से कई बार हंटिंग करते हैं, ठीक है, हालांकि पोचिंग जो होती है इलीगल हंटिंग बोलते हैं, वो क्राइम है, लेकिन ठीक है थोड़ी बहुत हंटिंग ये लोग करते हैं अपने फूड के लिए। फूड चेन है, देखो बच्चों फूड चेन को कोई नहीं रोक सकता। घास को जो है बच्चों डियर खाएगा, डियर को लायन खाएगा। और ह्यूमन बींग्स भी बच्चों एक तरीके से पहले कार्निवोर ओमनिवोर है, वैसे ह्यूमन बींग्स सब लोग फ्लैश भी खाते थे, तो अभी भी खा लेंगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा। भाई फूड चेन है, भगवान ने ऐसा बनाया, लेकिन जो भी चीज़ होनी चाहिए वो एक कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए। जहाँ पे भी कंट्रोल का लॉस होता है वहीं पे चीज़ें बिगड़ना चालू हो जाती हैं। तो इस कारण से ये सब किस पे डिपेंडेंट है, ये सब पेड़ों पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको पेड़ों से बहुत बेनिफिट जो है बच्चों वो मिल रहा था, ठीक है। देखिए आज भी पेड़ों की महत्वता जो है उसका कुछ भी कमी नहीं आई है। आज छोटे छोटे बच्चे आप देखिए पेड़ों के बारे में उनको सब पता है, उनको सब पता है एफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। बच्चों को पता है पेड़ कैसे क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं, पेड़ बारिश के लिए जिम्मेदार होते हैं, फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करते हैं, इन्वायरमेंट को प्लीजिंग रखते हैं, सुंदर रखते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एनिमल्स के लिए हैबिटेट होते हैं। तो बेशक जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, रहने लायक वो जगह पे होगी। तो आजकल छोटा छोटा बच्चा जो है इसकी इंपॉर्टेंस को समझता है। और ये लोग तो तभी समझ गए थे बच्चों, हम तो कितनी अच्छी बात है, अपना जो धर्म है, अपना नहीं कोई सा भी धर्म हो, उसमें जो भी बातें लिखी होती है कहीं ना कहीं वो काफ़ी प्रैक्टिकल होती हैं और इंसान को आगे ही बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपुल इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो जो लोकल पीपुल क्या है, ये वही स्टेक होल्डर्स हैं जो कि उन फॉरेस्ट के आसपास या उन पेड़ों के आसपास रहते हैं। लोकल पीपल वही स्टेक होल्डर्स होते हैं जो उन फॉरेस्ट के आसपास, उन पेड़ों के आसपास रहते हैं, जिनका कुछ लेना देना होता है उन पेड़ों से या फिर फॉरेस्ट से। तो यार क्यों ना ऐसा दिमाग लगाया जाए, अगर उन्हीं लोगों की मदद से हम पेड़ों को इंप्रूव कर दें, उस एरिया को इंप्रूव कर दें। तो वही केस आज अपन पढ़ने वाले जिसमें पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट को अपन डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं लोकल पीपल को मिला के अपने साथ कि यार हम कैसे फॉरेस्ट को इम्प्रोवाइज करें, कैसे इस एरिया का डेवलपमेंट अपन करें। तो ये 1972 की बात है। तो इसमें वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो 1972, दूसरी बात वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और कौन सा फॉरेस्ट था, साल फॉरेस्ट था। साल एक पेड़ होता है, तो साल पेड़ों का एक फॉरेस्ट था, मतलब उस पेड़ का फॉरेस्ट का मतलब है कि वहाँ पे साल ही साल ट्री जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो 1972 की बात है, वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था उन्होंने डिसीजन लिया क्यों ना यार जो सेल्फ फॉरेस्ट जो डिग्रेड हो गया, खत्म हो गया, उसको क्यों ना रिवाइव किया जाए लोकल पीपुल की मदद से। तो एक फार साइटेड ऑफिसर था जिसका नाम था AK बैनर्जी। फार साइटेड का मतलब होता है दूरदर्शी। और कहाँ की बात है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट की बात है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। 1272 हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट। आप चीज को समझना बच्चों, भाई वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सोचा क्यों ना हम, ये 1972 की बात है, उन्होंने बोला क्यों ना यार हम लोग कुछ ऐसा करें कि लोकल पीपल की ही मदद से उस फॉरेस्ट को इम्प्रूव करी जाए, क्योंकि लोकल पीपल से ज़्यादा उस फॉरेस्ट को कोई नहीं जानता। देखिए जो लोकल पीपल होते हैं उनका फॉरेस्ट में आना जाना होता है, वो वहाँ से लकड़ी इकट्ठा करते हैं,
फ्रूट्स लेते हैं, हर्ब्स लेते हैं, अपने जानवरों को चराने लेके जाने पर उनका जो जानवर होते हैं वो भी इस फॉरेस्ट से अच्छे से वाकिफ होते, तो लोग तो होंगे ही होंगे। तो उस जब फॉरेस्ट को उनसे अच्छा कोई नहीं जानता, तो क्यों ना उन्हीं लोगों को यूज़ किया जाए इस फॉरेस्ट के डेवलपमेंट में, इस फॉरेस्ट के अपग्रेडेशन के अंदर। तो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट की बात है, एक फार साइटेड दूरदर्शी ऑफिसर था जिसका नाम था AK बनर्जी। उन्होंने बोला क्यों ना यार हम विलेजर्स को यूज़ करके जो सल्फ फॉरेस्ट है जो कि डिग्रेड हो चुका है, 1272 हेक्टेयर्स का था जो कि डिग्रेड हो चुका है, क्यों ना उसको रिवाइव किया जाए। समझ रहे हो? अब रिवाइव करेंगे ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बदले में क्या? तो समझा क्यों ना हमको बदले में कुछ बेनिफिट दें। तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट दिया? सबसे पहले उसने बोला उसको एम्प्लॉयमेंट दिया, यानी जॉब दी गई सिल्वीकल्चर के अंदर। साथ ही साथ में जो उसका प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है, वो भी उनको अलाउ किया, फायरवुड भी अलाउ करी, चारा भी अलाउ किया एक बहुत मिनिमल रेट के अंदर, और जो पूरा पूरा सल्फ फॉरेस्ट था वो वापस से रिवाइव हो गया। देखिए कितनी बढ़िया बात है भाई, गिव एंड टेक वाली बात है। तो जो AK बनर्जी थे उन्होंने क्या बोला, यार तुम हमारी मदद करो और हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो क्योंकि लोकल जो लोग थे, वहाँ के लोकल विलेजर थे, उनसे बढ़िया इस फॉरेस्ट को कोई नहीं जानता था, जो कि मिदनापुर में था। सल्का फॉरेस्ट 1272 हेक्टेयर्स का वो था, तो उनसे बढ़िया इसको कोई भी नहीं जानता था। तो बोला क्यों ना भाई इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, भाई लोग हैं भाई, इन्वॉल्व होंगे तो कुछ तो चाहिए ना। इतना टाइम दे रहे हैं, वो पूरे दिन का जो टाइम वो अपने बच्चों को दे सकते हैं, कमाई में लगा सकते हैं, जब वो तुम्हें दे रहे हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा ना बदले में। तो उन्होंने बोला क्यों ना हम इनको एम्प्लॉयमेंट, तो पहले उनको जॉब दी, फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो भी दिया, लकड़ी भी दी, घास फूस भी दी, बहुत नॉमिनल रेट के अंदर। तो उनको क्या हुआ, बच्चों फॉरेस्ट जो है वो 10 साल के अंदर रिवाइव कर गया, वापस से बढ़िया हरा भरा हो गया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया भाई, नौकरी भी मिल गई लोगों को, और साथ ही साथ में जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं वो भी एक नॉमिनल पेमेंट के अंदर मिल गए। तो दोनों की तरफ विन विन सिचुएशन हो गई, उस फॉरेस्ट का भी डेवलपमेंट हो गया और लोगों का भी डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट हो गया। तो ये कमाल की बात थी बच्चों, जिसको AK बनर्जी ने सक्सेसफुल करके दिखा दिया। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट की बात है, 1972 की बात है, वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। क्या रिवाइव किया था? सल्फ फॉरेस्ट को इन्होंने रिवाइव किया था विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। लोकल पीपल वो होते हैं जो उस फॉरेस्ट के पास, उन पेड़ों के आसपास देखने को मिलते हैं, और उनका फॉरेस्ट से कुछ न कुछ लेना देना होता है, क्योंकि फॉरेस्ट डिग्रेड हो गया था। तो उन लोगों को पता है फॉरेस्ट को रिवाइव कैसे किया जाए, थोड़ी उन लोगों की नॉलेज और थोड़ी सरकार की साइंटिफिक नॉलेज, इनको मिला के बहुत ही बड़े उन लोगों ने काम करके दिखा दिया। अब देखिए अच्छी बात ये भाई, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, ठीक है, फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस आ रहा है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो वो उनको मिल रहा है, साथ ही साथ में पैसा भी मिल गया और नॉलेज भी मिल गई। और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो वो रियलाइज नहीं कर पा रहे, जब फॉरेस्ट खड़ा हो गया तो फॉरेस्ट खड़े होने से क्या होगा, उनकी हवा प्योर हो जाएगी, बाढ़ रुक जाएगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा, क्लीन एनवायरनमेंट वो रहेंगे, और एक प्लीजिंग ब्यूटी उनको देखने को मिलेगी। तो ये सारे बच्चे इंपॉर्टेंट केस थे जो कि अपन को पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। इसको भी आप 5 स्टार लगा दीजिए। ये भी एक विराट कोहली टॉपिक है, दिस इज अ वीके टॉपिक। आमतौर पर से क्वेश्चन पूछते हैं। जो की वर्ड है 1972 वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सल्फ फॉरेस्ट, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, AK बनर्जी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियो से मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना। टेक केयर एंड बाय बाय।